जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका सेकंड लेक्चर है आपका मॉडर्न इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर है दोस्तों, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जो घटना चक्र का ई दृष्टि वाला जो आपका डिटेल्स, जो थ्योरी डिटेल्स कर रहे हैं हम इसकी हिस्ट्री की, मॉडर्न वाले की, जो बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी टर्मिनोलॉजी को देखते हुए हम क्रोनोलॉजी में लगाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो ये सेकंड लेक्चर है उसी सीरीज का। पहला लेक्चर आप हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सेकंड लेक्चर है और चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत है इसकी। नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय, यहाँ से चर्चा होने वाली है। नवीन स्वायत्त राज्यों की उदय से चर्चा होगी दोस्तों, ठीक है। अब कुछ इसकी भूमिका पर नजर डालते हैं। क्या है भूमिका? 18वीं सदी में दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद उत्पन्न हुई जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल अस्थिरता जी, उसके शून्यता को पूरा करने के लिए कई स्वतंत्र व स्वायत्त यानी कि इंडिपेंडेंट राज्यों का उदय हुआ। जैसे बंगाल का उदय हुआ, अवध का हुआ, हैदराबाद, मैसूर का, मराठा और भरतपुर। ये सारे स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस स्टेट बनकर निकले। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और भरतपुर। भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। अब हैदराबाद और कर्नाटक की बात करते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना दोस्तों मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हो चुकी थी। कब? 1719 से 48 में, जब मोहम्मद शाह शासन कर रहा था। उसके समय पे ही चिनकिलिच खां, उस 1724 से 1748 तक उस समय का कौन था? चिनकिलिच खां निजाम था हैदराबाद का। उसी के समय उसने निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1720 से 22 ईस्वी के बीच दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत की। वह 1722 से 24 ईस्वी तक साम्राज्य का वजीर बना रहा। उसने मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की, परंतु उसने व्यवहार में यानी कि अपना जो बिहेवियर था, अपने शासन करने का तरीका था, स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता और उदारवादी नीति अपनाई। उसने दक्कन में जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की दोस्तों। दक्कन में जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की और अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर रखने का प्रयास किया और 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो उसके द्वारा स्थापित दोस्तों शक्ति की रक्षा कर सके, उसके द्वारा स्थापित शक्ति की रक्षा कर सके। सितंबर 1798 में 1798 में हैदराबाद के निजाम ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। याद रखना डेट, 1798 में सितंबर में हैदराबाद के निजाम ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया और हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया। कौन था? हैदराबाद। अब बात करेंगे कर्नाटक की। मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदारों के अधीन एक सूबा था दोस्तों। हैदराबाद के जो सूबेदार होते थे, स्वतंत्र कर्नाटक जो है उस सूबे की स्थापना की थी सादतुल्ला खान ने। कौन था? सूबे की स्थापना सादतुल्ला खान, जो 1710 से 1732 ईस्वी तक शासन किया तथा अर्काट को इसने सादतुल्ला खान ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट राज्य था बंगाल की बात करेंगे। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और 1724 में दोस्तों सूकरखेड़ा के युद्ध में, याद रखा, सूकरखेड़ा के युद्ध में 1724 में चिनकिलिच खान ने मुबारिज खां को पराजित किया। ये पूछा जा सकता है। तो सूकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1724 में हुआ और इसमें चिनकिलिच खान जो निजाम था उसने मुबारिज खां को पराजित किया तथा दक्कन का वायसराय यानी कि साउथ का वायसराय बन गया था। अब कुछ और बात करते हैं। हैदराबाद राज्य की नींव किसने रखी? चिनकिलिच खान यानी कि निजाम उल मुल्क ने। हैदराबाद राज्य की नींव कब रखी गई? 1724 ईस्वी में। हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत था जो सहायक संधि स्वीकार की थी और मोहम्मद शाह ने आसफ जाह की उपाधि किसे दी? निजाम उल मुल्क को दोस्तों। आसफ जाह की उपाधि निजाम उल मुल्क और चिनकिलिच खां को। निजाम उल मुल्क की मृत्यु हुई 1748 में और सूकरखेड़ा का युद्ध हुआ 1724 ईस्वी में। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्टर, एक एक क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। केंद्रीय सत्ता की कमजोरी यानी कि सेंट्रलाइजेशन जो सत्ता थी उसकी कमजोरी को लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की नींव रखी। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की नींव रखी दोस्तों। अब बात करने वाले हैं मुर्शिद कुली खान की, जो बंगाल का शासक बना 17 से 27 तक। केवल 10 ईयर्स तक इसने शासन किया मुर्शिद कुली खान ने दोस्तों। गेट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। तो मुर्शिद कुली खान दोस्तों, ठीक है,
मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, ये 10 साल तक रहा, 17 से 27 तक याद रखना। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया और 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मुर्शिद कुली खां ने दोस्तों अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ये याद रखना, ये वाला पॉइंटर, जहां मैं पॉइंट्स बता दूंगी ये याद रखना, उसको याद रखना जरूरी है। तो कौन सा शासक था इसने? मुर्शिद कुली खां था, जिसने अपनी राजधानी ढाका जो बांग्लादेश में, वहां से मुर्शिदाबाद ये भी बांग्लादेश में स्थानांतरित की। इसके समय में 3 विद्रोह हुए। तो किसके समय में? मुर्शिद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह, ये पूछे गए विद्रोह है, सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम अहमद के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ। दूसरा सुजात खां के नेतृत्व में, और तीसरा इसके भाई नजात खां के नेतृत्व में। ये 3 विद्रोह हुए और तीनों विद्रोह मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में हुए। तो मुर्शिद कुली खां के समय में हुए। मुर्शिद कुली खां ने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया दोस्तों, तथा भू राजस्व व्यवस्था की नई प्रणाली इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। उसने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण, यानी कि उसने किसानों को लोन देना शुरू कर दिया, लोन प्रदान करना शुरू कर दिया, उसको कहते थे तकावी ऋण। मुर्शिद कुली खान की दोस्तों, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हुई 1727 ईस्वी में। 10 साल शासन किया। मुर्शिद कुली खान नामात्र के मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार करता था। वस्तुतः उसने एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार किया, किंतु वह मुगल बादशाह को नियमित रूप से वार्षिक कर के रूप में काफी बड़ी रकम भेजता रहा है दोस्तों। कौन? मुर्शिद कुली खान। अब आते हैं शुजाउद्दीन की बात। शुजाउद्दीन कौन है? 1727 से 39। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद था, ये किसका? मुर्शिद कुली खान की बेटी का कौन था? पति था, दामाद था। कौन? शुजाउद्दीन। ये बंगाल का नवाब बना मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 में होने के बाद, और ये करीब 12 साल 39 तक शासन किया। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन आ चुका था, और शुजाउद्दीन खान के शासनकाल में राज्य की शक्ति कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के गुट में एकत्रित हो गई थी, जिसमें प्रमुख थे रायन आलमचंद। याद रखना ये डेटा। कौन थे? प्रमुख थे रायन आलमचंद, जगत सेठ फतेहचंद और हाजी अहमद खां और अलीवर्दी खां। याद रखना, रायन आलमचंद, जगत सेठ फतेहचंद, हाजी अहमद खां और अलीवर्दी खां। रायन आलमचंद एक योग्य वित्त विशेषज्ञ था, एक क्या था? फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट था। और 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां का बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया। शुजाउद्दीन ने राज्य का आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने का प्रयास किया, और मार्च 1739 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं सरफराज खान दोस्तों, जो सिर्फ 1 साल रहा, 1739 से 40 तक। सरफराज खां एक अयोग्य और विलास प्रिय शासक था। उसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर बिहार के नायब सूबेदार अलवर्दी खां ने बंगाल को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया दोस्तों। अलवर्दी खां ने मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया था 1740 में गिरिया के युद्ध में। इंपोर्टेंट है यहाँ गिरिया का युद्ध, ये डेट 1740 में क्या हुआ? गिरिया का युद्ध हुआ। ये पूछा गया है और आ सकता है नेक्स्ट भी, और पूछा भी गया है। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को परास्त कर उसकी हत्या कर दी दोस्तों। किसने? अलवर्दी खान ने। तो अलवर्दी खान ने मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया था 1740 में। गिरिया का युद्ध हुआ सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में, और गिरिया के युद्ध में किसकी? सरफराज खां को परास्त कर अलवर्दी खान ने उसकी हत्या कर दी। अलवर्दी खान के नेतृत्व में हुए इस युद्ध में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। यह पूरा षड्यंत्र था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। सरफराज खां की हत्या के बाद बंगाल की गद्दी पर अलवर्दी खान का आधिपत्य हो गया दोस्तों। उस समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अलवर्दी खान ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को नजराना देकर बंगाल पर शासन करने की सम्राट की अनुमति प्राप्त कर ली। किसने? अलीवर्दी खान ने। अब अलीवर्दी खान की बात करेंगे। 1740 से 56 तक करीब 16 साल इसने शासन किया। अलवर्दी खान अपनी सत्ता को स्थायी रूप से देने के लिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजा करता था। मराठों के हमलों से तंग आकर अलवर्दी खान ने मराठा सरदार रघुजी, कौन थे? मराठा सरदार से रघुजी से 1751 ईस्वी में एक संधि कर ली, जिसमें उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए की वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। बदले में मराठों ने भविष्य में कभी भी बंगाल पर आक्रमण न करने का वायदा किया इस अलवर्दी खां से दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी को बंगाल की सीमा स्वीकार किया गया। कौन सी? इनके बीच में स्वर्ण रेखा नदी को बंगाल की सीमा, मराठे और अलवर्दी खां के बीच में स्वर्ण रेखा नदी को बंगाल की सीमा स्वीकार किया गया। बंगाल पर मराठों का आक्रमण अंग्रेजों के लिए सहायक संधि हुआ। क्या हुआ? बंगाल पर मराठों का आक्रमण
अंग्रेजों के लिए सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस आक्रमण के कारण बंगाल का भयंकर विनाश हुआ और नवाब की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। मराठों के नाम पर अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली और अलवर्दी खान ने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों द्वारा क्रम से कलकत्ता और चंद्रनगर में, कलकत्ता में अंग्रेजों ने और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी बस्ती का किलाबंदी करने का विरोध किया दोस्तों, क्योंकि अब इस समय जो अलवर्दी खान तो जो बंगाल का शासक था वो कमजोर हो चुका था और ये लोग भी, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी, उसको अपनी आंखें दिखा रहे थे। अलवर्दी खान इस बात से बहुत सतर्क था कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप ना करें। वह यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रित रखना चाहता था, उन्हें कंट्रोल करना चाहता था। यूरोपियों के बारे में अलवर्दी खान ने एक बात कही थी कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी, ना जाए तो, यदि छेड़ा जाए तो वो क्या करेंगी, यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो दोस्तों वो काट काट कर मार डालेंगी, ऐसा अलवर्दी खान का मानना था। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु हुई। अलवर्दी खान की बाद उसका पुत्र, यानी कि उसकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। तो अलवर्दी खान के शासकों में, उसके उत्तराधिकारियों में कौन था, उसका पोत, उसकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनाया। ठीक है, कुछ और डेटा यहाँ रह गया था, उसकी बात करते हैं। अंग्रेजों ने दोस्तों बंगाल में, कहां पर, बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब स्थापित की, बंगाल में 1651 ईस्वी में। कंपनी को सूता नदी, कालीकत तथा गोविंदपुरी की जमींदारी कब मिली, 1698 में। मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान कब बना, 1700 में। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर किसे बनाया, मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने भूराजस्व व्यवस्था की किस प्रणाली की शुरुआत की, इजारेदारी प्रथा। अलवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना, 1740 ईस्वी में। मनीहारी का युद्ध इंपोर्टेंट है, 1756 ईस्वी में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जो पूनिया का शौकत जंग था। तो मनीहारी का युद्ध 1756 में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मनीहारी का युद्ध 1756 ईस्वी में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि हुई, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सिराजुद्दौला की चर्चा करेंगे। क्या है सिराजुद्दौला, उस पर बात करते हैं। 1756 से 57 तक सिर्फ 1 साल शासन किया। ये अलवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में से एक था। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के समय दोस्तों ब्लैक होल की घटना घटी 20 जून 1756 ईस्वी को। इसमें हॉलवेल ने बताया, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया नवाब ने, जिसमें हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना एक अतिशयोक्ति मानी जाती है, क्योंकि इसका कोई बहुत ही ज्यादा बेस, मतलब बहुत ही ज्यादा फाउंडेड कोई भी आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई भी आधारित प्रमाण है नहीं इसकी। सिराजुद्दौला के समय प्लासी के युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब, यानी कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर बंगाल का अनचाहा अधिकार पा लिया। अब बात करेंगे मीर जाफर 1757 से 60 तक। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी तथा क्लाइव को लगभग 2,34,000 पाउंड की भेंट उपहार में दी। इसके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, जिससे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया। मीर जाफर विद्रोह को दबा नहीं सका, जिससे वह अपने आंतरिक प्रशासन में भी सफल नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, आंतरिक प्रशासन में भी वह सफल नहीं रहा। मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनी की जितनी अपेक्षा थी वह नवाब पूरी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से क्लाइव के जाने के बाद वेनस्टार्ट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। क्लाइव जा चुका था और अब वेनस्टार्ट आ चुका था और बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। इसने 1760 ईस्वी में दोस्तों मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया। इस घटना को कुछ विद्वान बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मीर कासिम की। मीर कासिम क्या 1760 से 63 तक। मीर कासिम अलवर्दी खान के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, जिससे राजधानी में ब्रिटिश हस्तक्षेप कम रहे, क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से दूर था। उसने मुंगेर में तोप व बंदूक कारखाना स्थापित किया। किसने, कौन था दोस्तों, मीर कासिम ने। 60 से 63 3 साल रहा मुंगेर में, उसने तोप व बंदूक कारखाना स्थापित किए, साथ ही सेना का पुनर्गठन किया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम ने सभी प्रकार के व्यापार को आंतरिक चुंगी कर से मुक्त कर दिया। मीर कासिम के समय ही 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की अंग्रेजी सेना से युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम विजय अंग्रेजों की हुई।
इस युद्ध के विजय के बाद वास्तविक रूप में भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्पश्चात लॉर्ड क्लाइव की मध्यस्थता में इलाहाबाद की संधि की 1765 हुई, जिसमें ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। बंगालों के नवाबों के हम देखो, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 यानी कि 10 ईयर यानी कि 10 साल शासन किया। उसके बाद सुजाउद्दीन 27 से 39, 1727 से 39 तक दोस्तों। उसके बाद सरफराज खान, याद रखना इनको, 1739 से 40 1 साल। अलवर्दी खान आया उसके बाद 40 से 56 तक। सिराजुद्दौला आया उसके बाद 56 से 57 1 साल। मीर जाफर 57 से 60, मीर कासिम 60 से 63 तक। फिर मीर जाफर आया 63 से 65, फिर नजमुद्दौला 65 से 66, फिर सैफुद्दौला 66 से 70 तक। तो 1766 से 1770 ईस्वी तक कौन आया? सैफुद्दौला। इनकी एक बार क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखना, और शायद हो सके आपका टाइम हो तो आप नोट्स अपने बना लो, नोट में नोट डाउन करो। अब बात करेंगे अवध की, अवध की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अवध की बात करेंगे, हम अवध पे आते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अवध सूबे की स्थापना 1722 ईस्वी में हुई। कहां पर? सादत खान ने। उनका नाम था सादत खां बुरहान उल मुल्क, उन्होंने की थी। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया, जो आजकल क्या है? फैजाबाद। उसने अपने सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपनी निजी सेवाएं गठित की और 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित भू लगान लगाकर दोस्तों तथा जमींदारों को अनुशासित कर किसानों की हालत बेहतर बनाया। नादिर शाह के खिलाफ सादत खान ने मुगल बादशाह के साथ युद्ध में भाग लिया था। नादिर शाह के खिलाफ सादत खान ने, समझ रहे? सफदरजंग का पूरा नाम क्या था? अबुल मंसूर खां सफदरजंग। सफदरजंग की मृत्यु 1754 ईस्वी में। सफदरजंग का पुत्र था सुजाउद्दौला। बनारस की संधि किसके बीच संपन्न हुई? सुजाउद्दौला व वारेन हेस्टिंग्स के मध्य। फैजाबाद की संधि हुई 1775 ईस्वी में और आसिफउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य। फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में आसिफउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य। 1801 में किसने वेलेजरी से सहायक संधि स्वीकार की? सादत अली खान। 1801 में। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? 1856 में। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब लाया? 1856 ईस्वी में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सफदरजंग की बात करेंगे। क्या है सफदरजंग? 1739 से 54 तक सफदरजंग। सफदरजंग सादत खान का भतीजा था, दामाद था। किसका? सादत खान का। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया और 1748 ईस्वी में मुगल बादशाह सम्राट अहमद शाह के अपना वजीर नियुक्त किया। इसी कारण उसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं सुजाउद्दौला की 1754 से 1775 ईस्वी। सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ सुजाउद्दौला ने दिया था। सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। दुर्भाग्यवश ये तीनों ब्रिटिश सैनिकों के सामने बेबस हो गए दोस्तों। अब बात करेंगे आसिफउद्दौला की 1775 से 1797 ईस्वी में। सुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब, अगला नवाब था आसिफउद्दौला हुआ। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली। आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया। किसने? आसिफउद्दौला। इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? किफायत उल्लाह खां। याद रखना, ऐसे टर्म्स आते हैं, किफायत उल्लाह खां था। अब बात करेंगे वाजिद अली शाह की दोस्तों, 1847 से 56। ये अवध का अंतिम नवाब था। कौन? वाजिद अली शाह। इसी से शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, ये आता है क्वेश्चन, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अब बात करेंगे अवध के नवाबों का क्रोनोलॉजी। देख लो, क्रोनोलॉजी ही पूछी जा रही है एग्जाम्स में। सादत खां 1722 से 39 तक, सफदरजंग 1739 से 54 तक, सुजाउद्दौला 1754 से 75 तक, आसिफउद्दौला 1775 से 97 तक, वजीर अली 97 से 98 तक, सादत अली खां 98 से 1819 तक और गाजी उद्दीन हैदर अली खान 1814 से 27 तक और वाजिद अली शाह 1847 से 56 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। अब आते हैं केरल पे दोस्तों, केरल की चर्चा करेंगे। क्या है केरल? केरल जो है उसकी राजधानी थी त्रावणकोर। 18वीं शताब्दी के मध्य केरल में 4 प्रमुख राज थे। 4 प्रमुख राज कौन कौन से थे? कालीकट, चिराक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। ठीक है। 1729 ईस्वी के बाद त्रावणकोर राज्य का राजा था मार्तिन वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उन्होंने अपने राज्य के सामंतों को पराजित करके क्या किया? साथ ही केरल से डचों को हराकर उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त किया।
उसने पश्चिमी मॉडल की तर्ज पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया, साथ ही आधुनिक शास्त्रागार का भी निर्माण कराया। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के शासन के समय त्रिवेंद्रम यानी कि संस्कृत विद्वता का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का भी प्रचलन देखने को मिलता है और राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान एवं संगीतज्ञ था दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे मैसूर की। मैसूर की चर्चा करेंगे। मैसूर विजयनगर राज्य के अधीन एक सूबा था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध इंपोर्टेंट है। मैसूर कहां था? विजयनगर राज्य के अधीन एक सूबा था और 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में उसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया दोस्तों। कब? 1565 ईस्वी में तालीकोटा के कहां पर? युद्ध में दोस्तों। तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें मैसूर प्रमुख राज्य था। क्या था? मैसूर प्रमुख राज्य था। 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई और 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने दोस्तों औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। कब? 1704 ईस्वी में। इस वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज, नामात्र का शासक था। चिक्का कृष्णराज ने शासनकाल में दो प्रमुख मंत्री नंजराज एवं देवराज थे। धीरे धीरे नंजराज मैसूर राज्य का सर्वेसर्वा हो गया। नंजराज की सेना में हैदर अली भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का प्रधान बन गया दोस्तों। समझ रहे हैं? अब बात करेंगे हैदर अली की दोस्तों। हैदर अली की बात करेंगे, ये कुछ यहाँ इंपोर्टेंट फैक्ट्स रह गए, इनकी बात कर लेंगे। हैदर अली 1722 में हैदर अली का जन्म हुआ। कहां पर? हैदर अली ने अपना 1722 में जन्मे हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी, एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया, जिसकी कौशल क्षमता के कारण 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया दोस्तों। और अवध का संस्थापक किसे माना था? सादत खान को। सादत खान ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त कब लागू किया? 1723 में। और सादत खान की मृत्यु के बाद अवध का नवाब बना सफदरजंग। समझ गए आप? 1755 में डिंडीगुल के किले का फौजदार किसे नियुक्त किया गया? इसे नियुक्त किया गया। इसने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार बनाया। हैदर अली की सत्ता ग्रहण करने के बाद मैसूर राज्य के अनेक सामंत राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। हैदर अली ने इन विद्रोहों का शांत किया तथा बिदनूर, सुंदी सुंदा और सेट्टूर सैदा, कन्नारा, कोयम्बटूर, बारामल तथा मालाबार तट पर कब्जा कर लिया। जो केरला वाला इलाका है वहां की बात हो रही है पश्चिम में। बल्लारपुर, रायदुर्ग, चित्तलदुर्ग आदि के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। हैदर अली ने अपनी सेना को सुसंगठित करने के लिए उसके पाश्चात्य तकनीकों पर भरोसा जताया दोस्तों। अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही फ्रांसीसियों की सहायता भी। डिंडीगुल ने आधुनिक शास्त्रागार भी स्थापित किया दोस्तों। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज को हटाकर स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर लिया। कब? 1761 ईस्वी में। और उसी के बाद 1763 ईस्वी में बिदनूर के राजा की मृत्यु के बाद बिदनूर की सत्ता पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया। वहां अपने व्यक्ति को उप शासक नियुक्त किया गया और सत्ता के शुरुआत से ही मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों से लड़ता रहा। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को परास्त किया था दोस्तों। समझ गए? अब आते हैं हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान की कहानी पर। 1782 से 1799 के बीच में क्या है? हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा दोस्तों, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर अली के समान था। कौन? टीपू सुल्तान। गॉट माय पॉइंट? तो हैदर अली के समान था टीपू सुल्तान। और देखते हैं क्या था। देखो टीपू सुल्तान की कार्य, यहां से क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है, सो प्लीज देख लो अच्छे से। अपने नाम के सिक्के चलवाए टीपू सुल्तान ने। वर्षों एवं महीनों में हिंदू के नामों के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया। आधुनिक कैलेंडर का लागू किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई। नाप तोल के आधुनिक पैमाने का प्रयोग किया। जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। समझ रहे? राजा मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी बना राम वर्मा। त्रावणकोर की राजधानी थी त्रिवेंद्रम। मलयालम साहित्य किस राज्य से संबंधित था? केरल से। तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 23 जनवरी से 1565 में। तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी से 1565। हैदर अली के पिता का नाम था फतेह मोहम्मद मैसूर। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली के पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया सर आयरकूट था दोस्तों। कौन था? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अंग्रेजों के साथ। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए वो था टीपू सुल्तान। समझ आप? नेक्स्ट बात करेंगे। टीपू सुल्तान ने अपने दरबार में हिंदुओं को उच्च स्थान दिया दोस्तों। पूर्णिया एवं कृष्णराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। पूछा जा सकता है, तो पूर्णिया एवं कृष्णराव किसके?
टीपू सुल्तान के 2 हिंदू मंत्री थे और श्रृंगेरी मंदिर में हुए पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था टीपू सुल्तान ने। टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए तुर्की, अरब, फ्रांस तथा काबुल में दूत मंडल भेजी। पूछा जा सकता है, तो तुर्की, अरब, फ्रांस, काबुल में दूत मंडल भेजे दोस्तों। 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र नींव राज्य, उनके राज्यों की बात करें, हैदराबाद, निजाम उल मुल्क जिसका नाम था चेनकिलिच खां, कर्नाटक का था सादत खां और सादत उल्ला खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अवध का सादत खां, मैसूर के थे हैदर अली, केरल के थे त्रावणकोर के मार्तेंड वर्मा। ठीक है, अब बात करेंगे रोहिलखंड की दोस्तों। रोहिलखंड क्या है? रोहिलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने की। रोहिलखंड हिमालय के तराई क्षेत्र में गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ी तक फैला हुआ उपजाई क्षेत्र था। रोहिलों का अवध, दिल्ली और जाट से लगातार संघर्ष होता रहा। 1773 ईस्वी में रोहिलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया दोस्तों और संधि के तहत धनराशि मांगी। रोहिल नेता नाम था हाफिज रहमत खां, उसके द्वारा संधि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रोहिलों पर आक्रमण कर दिया। अंततः हाफिज रहमत खान मारा गया। कौन मारा गया? हाफिज रहमत खान मारा गया दोस्तों। अब बात करेंगे जाटों के बारे में। जाटों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जाट जमींदारों का एक समुदाय था। जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, जो मूलतः दिल्ली, आगरा तथा मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में फैला था। 1700 ईस्वी में चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली और चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। बदन सिंह के पश्चात जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। इन्हें जाटों का अबलातून भी कहा जाता था और 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। जाट राज्य के उत्तराधिकारी का क्रम चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल। पहले कौन था? चूड़ामन था, फिर बदन सिंह, फिर सूरजमल था, जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह और रणजीत सिंह और रणधीर सिंह दोस्तों। रणजीत सिंह की बात करें, रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित तथा मात्र 12 वर्ष की उम्र में वे सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया 1799 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ देखते हैं मीरापुर कटरा का युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1774 ईस्वी में मीरापुर कटरा का युद्ध। नवीन स्वायत्त राज्य रोहिलखंड की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अली मोहम्मद खान को। किस युद्ध में जाट सूरजमल ने मराठों का सहयोग किया? पानीपत का तृतीय युद्ध। रणधीर सिंह जाट नेता ने किस वर्ष अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली? 1805 में दोस्तों। ठीक है, तो उसकी राजधानी घोषित किया और 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कांगड़ा की विजय की। 1813 ईस्वी में कश्मीर को शाह शुजा यानी कि अफगान अमीर से अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रस्ताव किया। 1818 ईस्वी में मुल्तान, याद रखना। 1819 में कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की तथा 1834 में पेशावर की सिख किस राज्य का बना लिया दोस्तों। तो 1834 में क्या किया? पेशावर भी सिख राज्य का अंग बना लिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं रणजीत सिंह का प्रशासन क्या है। रणजीत सिंह के प्रशासन की बात करेंगे। चलो देखते हैं, इनके प्रशासन पर भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो रणजीत सिंह के प्रशासन की चर्चा होगी। क्या है? प्रांतीय प्रशासन था इनका। प्रांतीय प्रशासन, सिख राज्य जो है प्रांतों में विभक्त था। प्रांत ही सूबा कहलाता था। सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम होता था और प्रत्येक सूबे परगने में बटे होते थे। परगने तालुकों में और तालुकों के अंतर्गत 50 से 100 गांव आते थे। प्रांतीय विभाजन का क्रम प्रांत यानी कि सूबा, परगना, तालुका और गांव यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दोस्तों श्रीनगर और रणजीत सिंह से संबंधित था कौन? सुकर चकिया मिसल। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी क्या? लाहौर। और महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अफगान अमीर शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह और अमृतसर की संधि हुई अप्रैल 1809 ईस्वी में दोस्तों। नोट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं सैन्य प्रशासन, देखते हैं इनका। रणजीत सिंह ने अपनी सैन्य क्षमता का सदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने तकनीक का सहारा लिया और रणजीत सिंह ने अपनी सेना के 2 भागों में बांटा। नंबर 1 फौजी खास और फौजे बेकवायद। अब इसके अंतर्गत घुड़सवार तथा पैदल टुकड़ी व तोपखाने आते थे। इसमें घुड़सवारों को रखा जाता था लेकिन उन्हें समय समय पर भी काम में लाया जाता था दोस्तों। बात करेंगे न्याय प्रशासन की। रणजीत सिंह ने अपनी न्याय व्यवस्था से धर्म को दूर रखा जिससे सभी जातियों को उचित न्याय दिलाया जा सके। सबसे उच्च पद न्यायालय यानी कि सूबे में नाजिम होता था। ग्रामीण विवादों के लिए पंचायत का गठन किया गया। मृत्युदंड का अधिकार केवल राजा के पास होता था। अब बात करेंगे भू राजस्व प्रणाली की। शुरू में भू राजस्व व्यवस्था बटाई प्रथा पर आधारित थी। भू राजस्व पद का 33% से 40% के बीच, इंपोर्टेंट है दोस्तों, भू राजस्व में 33% से 40% के बीच होता था और भू राजस्व की अन्य 2 प्रणालियां प्रचलित थी। कनकूत, याद रखना यहाँ, कनकूत
तो व्यवस्था और नीलामी योजना, कनकूद व्यवस्था और नीलामी योजना दो भू राजस्व की प्रणालियां थी। भू राजस्व की तीन प्रणालियां यानी कि बटाई प्रथा, कनकूद व्यवस्था तथा नीलामी योजना। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में नेतृत्व करने वाले राजाओं का क्रम, खड़ग सिंह, नौनियाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह प्रमुख थे उनमें से। नेक्स्ट बात करेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों मराठा साम्राज्य की। किसकी? मराठा साम्राज्य की भूमिका और उसकी सबका चर्चा करेंगे डिटेल में। देखिए सबसे रिक्वेस्ट है, हम मेहनत कर रहे हैं, मोरल हमारा अब बना रहे, आपका प्यार बना रहे, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा दोस्तों, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे हमें आपका प्यार मिलता रहे और हम आप तक अपनी तो बातें रख पाए दोस्तों। नोट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मराठा की बात करेंगे दोस्तों, मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं क्या बखूबी है इनके बारे में। काफी खूबियां हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। चलिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे मराठे। अगर ये एकजुट रहते ना तो अंग्रेज और मुगल कभी इन पर शासन नहीं कर पाते। चलो इनकी भूमिका देखते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दोस्तों मराठा शक्ति की उत्थान जो हुआ उसकी आधारशिला शिवाजी के नेतृत्व में देखने को मिलती है, जो 18वीं शताब्दी है उसके आसपास। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में एक शक्तिशाली राज्य मराठा का उदय हुआ। इधर मुगल साम्राज्य पतन हो रहा था और मराठा उदय हो रहे थे। अब इनके इतिहास पर बात करेंगे। मराठे प्रारंभ में दोस्तों जो बहमनी है साउथ में, बहमनी राज्य तथा उसके सहायक राज्यों जैसे बीजापुर और अहमदनगर, ये बहमनी राज्य के सहायक राज्य थे, मतलब दोस्ताना था इनका, प्यार मोहब्बत थी किसके साथ? बीजापुर और अहमदनगर के साथ। अपनी सैन्य सेवाएं देते थे मराठे प्रारंभ में, ये जो साउथ में जो थे उनको अपनी सैन्य सेवाएं, मतलब इनके जो लड़ाके थे काफी स्ट्रांग थे, मजबूत थे, तो वो क्या करते थे? अपनी सैन्य सेवाएं देते थे दोस्तों। मराठा राज्य का उद्भव शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। इस समय मुगल सत्ता पतन के रास्ते पर थी दोस्तों। मराठा इतिहास के दो चरणों में बांटकर अगर देखा जाए, पहले चरण में देखो शिवाजी, संभाजी और राजाराम और ताराबाई के शासन का कार्यकाल शामिल है, समझ रहे हैं आप। तो पहले चरण में शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई ने बहुत बेहतरीन शासन किया। वहीं दूसरे चरण में दोस्तों पेशवा का शासनकाल, जो पेशवा मंत्री होता था उसके शासनकाल सम्मिलित होता है। कुछ उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति देखते हैं। महाराष्ट्र की जलवायु और मृदा ने मराठा शक्ति को सदृढ़ यानी कि मजबूत, परिश्रमी और लड़ाकू बना दिया था। वहां की जो जलवायु थी, वहां की जो मृदा है, मिट्टी है, वहां मराठा को बहुत ही मजबूत, स्ट्रेंथफुल और बहुत ही डिलीजेंट एंड बहुत ही ज्यादा फाइटर बना दिया था। महादेव गोविंद रानडे ने राइज ऑफ द मराठा पावर में, याद रखना, तो राइज ऑफ द मराठा पावर किसकी है? महादेव गोविंद रानडे जी की। इन्होंने इस भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है, किसका? राइज ऑफ द मराठा पावर। अब धार्मिक स्थिति देखते हैं। धार्मिक स्थिति क्या थी? इतिहासकारों की धारणा है कि औरंगजेब उसकी हिंदू विरोधी नीतियां थी, वो बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी था और सुन्नी धर्म को फॉलो करता था, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस, बहुत ही डेंजरस आदमी था ये। तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के फलस्वरूप मराठा शक्ति का उदय हुआ। देखिए आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को या किसी भी मतलब इस तरह के एथनिक्स को बहुत ही ज्यादा तरीके से अगर आप दबाते हैं, दबोचते हैं, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा अगर प्रताड़ित होते हैं वो, तो फिर एक नया धर्म या एक नई ताकत निकल कर एराइज होती है किसी दूसरे के अगेंस्ट, क्योंकि आप एक हद तक, एक लिमिट में डिक्टेटरशिप चला सकते हो। सो प्लीज यही औरंगजेब ने किया। तो मराठा शक्ति का उदय भक्ति काल के संतों में, जैसे कौन कौन से थे? ज्ञानेश्वर साहब, एकनाथ और रामदास जी थे। उनकी शिक्षा का प्रभाव मराठा शक्ति पर पड़ा। इन्होंने मराठाओं को अपनी सूझबूझ और शिक्षा का ज्ञान दिया, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और रामदास जी ने। गुरु रामदास ने शिवाजी के उत्तराधिकारी व पुत्र संभाजी को महाराष्ट्र धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि जो गुरु कौन थे? संभाजी को गुरु रामदास, जो गुरु रामदास जी, उन्होंने शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, उनका नाम था संभाजी, उनके बेटे, महाराष्ट्र धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया था गुरु रामदास जी ने। वहीं बात करते हैं कुछ राजनीतिक स्थितियां क्या थी। मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने के लिए दोस्तों, जो राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, उसको भरने की शक्ति केवल मराठों में थी। मराठा शक्ति के पास आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण, अनुभवी लड़ाकू जाति की सैन्य टुकड़ी, ये गोरिल्ला वार में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ही ज्यादा गोरिल्ला वार में, गोरिल्ला वॉरफेयर में जितने भी मराठे थे नंबर 1 थे दोस्तों। उनकी महत्वाकांक्षा को उड़ा दिया। अंत में शिवाजी के रूप में मराठा शासक मिला, जिसने मराठा शक्ति को ऊंचाइयां दी दोस्तों। अब शिवाजी की बात करते हैं, यहां से हमेशा क्वेश्चन आते रहे। 1627 से 80 तक शिवाजी दोस्तों भोसले वंशज संबंधित है, भोसले से वंशज हैं। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को
शिवनेरी के निकट जुन्नार पुणे में हुआ था। कहां पर? पुणे में। शिवनेरी के निकट जुन्नार में पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शहाजी भोसले था। शिवाजी के बड़े भाई थे संभाजी। कौन थे? संभाजी। शाहजी के साथ बेंगलोर की जागीर में रहते थे ये। शाहजी के साथ बेंगलोर की जागीर में रहते थे। शाहजी भोसले के मित्र दादाजी कोंडदेव, जो शाहजी भोसले के मित्र थे, कौन थे? दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे दोस्तों। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का पहला विवाह साईबाई निम्बालकर से, याद रखना, शिवाजी का पहला विवाह किससे? साईबाई निम्बालकर से 1640 से 41 ईस्वी में हुआ और 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था। अब शिवाजी के विजय अभियान देखते हैं मेरे भाइयों। अफजल खां से संघर्ष 1659 में हुआ, याद रखना। तो शिवाजी के विजय अभियान में अफजल खां से संघर्ष हुआ 1659 में। 1659 ईस्वी में संघर्ष हुआ बीजापुर के सरदार अफजल खान ने व शिवाजी के बीच प्रारंभ हुआ। 1659 में संघर्ष बीजापुर का सरदार था, जिसका नाम था, बीजापुर का सरदार का नाम था अफजल खां, और शिवाजी के बीच एक प्रारंभ हुआ युद्ध। शिवाजी की तरफ से मराठा सेना का नेतृत्व मोरो पिंगले और नेताजी पालकर कर रहे थे। शिवाजी ने अफजल खां की उसके शिविर में हत्या कर दी। अफजल खां को उसके शिविर में हत्या कर दी। मराठा राज संघ अभी दिखाऊंगा। बखनखा होता है हाथ में पहनने वाला एक हथियार, इस तरीके से मुक्का जो देखते हो आप, उसकी हत्या कर दी शिवाजी। किसकी? अफजल खान की दोस्तों। ये था देखो मराठा राज का संघ दोस्तों भारत में। ये पूरा देख सकते हो आप, कहां से कहां तक मराठे थे। ये कश्मीर वाला इलाका है, चनाब, रावी, ये सब देख सकते हो। ये नेपाल वाला इलाका है पूरा, हुगली वगैरह। तो यहाँ पूरा देख सकते हैं मराठों का पूरा हिसाब किताब यहाँ से था। निजाम का क्षेत्र, गोदावरी और ये सब, ये पूरा मराठों का हिसाब किताब रहा होगा। शाइस्ता खां से संघर्ष की बात करें, अब 1660 से 64 तक शाइस्ता खां भी था, उससे भी संघर्ष हुआ। मराठा शक्ति की दक्षिण में बढ़ती दावेदारी, मराठा जो है दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी बढ़ती दावेदारी को देखकर जुलाई 1659 में 1659 में औरंगजेब ने अपने मामा, उसका मामा था ये शाइस्ता खां, तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां ने बीजापुर राज की मदद से मराठों के विरुद्ध कुछ संघर्षों में सफलता प्राप्त की। साथ ही उसने शिवाजी से चाकन, उत्तरी कोंकण समेत कुछ किले पर विजय पाने में सफलता पाई। यानी कि शाइस्ता खां ने चाकन, उत्तरी कोंकण और समेत बहुत सारे किले शिवाजी से उसने ले लिए। अप्रैल 1663 में दोस्तों शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर शाइस्ता खां और उसके पुत्र फतेह खां को पराजित किया। समझ रहे आप? उनके घर में घुस गए। अप्रैल 1663 में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां और उसका पुत्र था फतेह खां दोनों को पराजित कर दिया। क्या बहादुरी रही होगी मेरे भाइयों, समझ रहे हैं आप मराठाओं की। इधर आते हैं फिर, हाँ इधर आते हैं इधर। अब शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह का संघर्ष देखते हैं, क्या था इन दोनों के बीच में। औरंगजेब ने आमेर के राजा थे, नाम था आमेर के राजा, नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, उनको मिर्जा की उपाधि मिली हुई थी। तो शिवाजी और मिर्जा राजा में, तो औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को मराठा शक्ति के दमन के लिए दक्षिण भेजा। जयसिंह ने पुरंदर का किला जीत लिया और जून 1665 में, डेट याद रखना, जून भी याद रखना, जून 1665 में शिवाजी तथा मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई दोस्तों। किसकी? पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई। शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की कुछ शर्तें थी। शिवाजी अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे देंगे, याद रखना, 12 किले उनके पास रह जाएंगे सिर्फ। पुरंदर की संधि, डेट इज दैट 22 जून 1665। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहे, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं आपको, तो आप रिवाइंड करिएगा, रिकॉल कीजिएगा। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि, 35 किले शिवाजी में से 23 किले मुगलों को दे दिए और शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। मतलब अगर मुगल कहीं पे भी युद्ध करेंगे तो शिवाजी उनकी तरफ से युद्ध करना जारी रखेंगे। इस तरह से इनका कुछ मामला था। कुछ परीक्षा की स्थिति देखते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ दोस्तों 19 फरवरी 1630 में। शिवाजी वंश से, भोसले वंश से संबंधित थे। पॉलीगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1654 ईस्वी में संभाजी व अप्पा खां के बीच में, याद रखना। पॉलीलर नहीं है, पॉलीगर। पॉलीगर का युद्ध कब और किसके बीच? 1654 में संभाजी व अप्पा खां के बीच में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास और शाहजी भोसले शिवाजी के पिता की दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते, याद रखना। शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिता थे, शाहजी भोसले, उनकी दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते। अब शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा, समझ रहे आप।
शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे संभाजी उनके बेटे थे, उनको 5,000 का मनसब दिया जाएगा। मई 1666 में जब शिवाजी आगरा के दरबार में पहुंचे तो वहां शिवाजी के साथ 5,000 के मनसबदार जैसा व्यवहार किया गया, जो शिवाजी को पसंद नहीं आया। परिणामस्वरूप शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। जयपुर महल में बंदी बना लिया गया, जो आगराबाई योजना के तहत अगस्त 1666 में शिवाजी आगरा से निकलकर रायगढ़ वापस आ गए और 1668 में शिवाजी ने औरंगजेब के साथ एक संधि की। इस समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि से सम्मानित किया। तो शिवाजी को राजा की उपाधि से किससे सम्मानित किया? औरंगजेब। साथ ही बीजापुर और गोलकोंडा की चौथ वसूलने का अधिकार भी दे दिया। तो औरंगजेब ने शिवाजी को बीजापुर और गोलकोंडा की चौथ वसूलने का राइट्स दे दिए। अब शिवाजी के राज्याभिषेक की चर्चा करते हैं। देखो ये सारी फैक्टर्स हैं, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। तो शिवाजी का राज्याभिषेक पे लौटते हैं दोस्तों। 6 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। गंगा भट्ट काशी के सम्मानित ब्राह्मण थे। शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर दोस्तों राज्याभिषेक के अवसर पर एक नया संवत चलाया, सोने तथा तांबे के सिक्के जारी किए, जिस पर श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण कराया। समझ रहे हैं क्या? श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण कराया दोस्तों। अब बात करते हैं कर्नाटक अभियान 1676 से 78, 76 से 78 तक कर्नाटक अभियानों की चर्चा करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो कर्नाटक अभियान की चर्चा करेंगे। यह शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था दोस्तों। पूछा जा सकता है क्या था? तो कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी ने 1677 ईस्वी में येलवर्गा पर दोस्तों, कहां पर? येलवर्गा पर, और 1678 ईस्वी में जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया। और जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी, याद रखना। उनकी मृत्यु के बाद उनका देखो शिवाजी के कालक्रम के अनुसार उनकी घटनाएं देख लो, उनके शासनकाल में हुई घटनाएं। उनकी क्रोनोलॉजी कभी भी आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट हो सकती है, आ सकती है। देखो सबसे पहला हुआ अफजल खां से संघर्ष 1659 में, उसके बाद शाइस्ता खां से संघर्ष 1663 में, उसके बाद सूरत की प्रथम लूट 1664 में, पुरंदर की संधि 1665 में हुई दोस्तों। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 में, पहली बार हुआ। उसके बाद शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 में, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने बाद करीब दूसरी बार हुआ। तो पहली बार हुआ शिवाजी का अभिषेक 6 जून 1674 में और दूसरी बार 24 सितंबर 1674 में हो चुका था। अब शिवाजी के प्रशासन पर चर्चा करेंगे। यहां से क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं मेरे भाइयों। शिवाजी के प्रशासन में हिंदूवादी दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया गया है। इसके प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता है। अष्टप्रधान में प्रत्येक विभाग में एक मंत्री होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे, तथा अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब अष्टप्रधान में कौन कौन से थे? यहां से क्वेश्चन हमेशा आया है और आएगा, इसको 100% मार्क कर लो और अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लो। अष्टप्रधान में दोस्तों पेशवा मुख्य प्रधान होता था, यानी कि मेन होता था। अमात्य से होते थे राजस्व, यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर होता था। जैसे आजकल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वैसे अमात्य राजस्व मंत्री होता था। और वाक्यानवीस एक मंत्री होता था। सचिव होता था चिटनीस या शिरोनवीस। सुमंत होता था दबीर। सेनापति होता था सरे नौबत। और पंडित राव होता था सदर मोहसिन। और न्यायाधीश होता था दोस्तों। ये 8 अष्टप्रधान थी शिवाजी की। पेशवा की बात करें, इसका कार्य संपूर्ण राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना था। अमात्य की बात करें राजस्व मंत्री, इसका कार्य राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करना था, उसके बारे में राजा को अवगत कराना था। मंत्री वाक्यानवीस की बात करें, इसका कार्य दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा करना था तथा राजा की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखना और गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्य की देखभाल करना, ये मंत्री या वाक्यानवीस के कार्य थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुमंत, ये राज्य का विदेश मंत्री होता था। सचिव की बात करें चिटनीस, इसका कार्य राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना और यह पत्राचार विभाग से संबंधित था दोस्तों। सेनापति की बात करें सरे नौबत, यह सैन्य प्रधान का पद था। इसका कार्य सेना की भर्ती, संगठन तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। न्यायाधीश की बात करें, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। दीवानी व फौजदारी मुकदमों का हिंदू विधि के आधार पर न्याय करना इसका प्रमुख कार्य होता था। पंडित राव दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य धार्मिक कामकाज में राजा को सलाह देना, समारोह या त्योहार में इसकी प्रमुख भूमिका होती थी पंडित राव की दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्या है प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। क्या है प्रांतीय प्रशासन? स्वराज और मुगतई, याद रखना, दीज आर टू, स्वराज एवं मुगतई। स्वराज वो होता था, ये वो प्रांत थे जो प्रत्यक्ष रूप से शिवाजी के नियंत्रण में थे। इसमें मराठावाड़, कोंकण एवं कर्नाटक के कुछ भाग शामिल थे।
ये वे प्रांत थे जो अप्रत्यक्ष रूप से शिवाजी के नियंत्रण में थे। इन प्रांतों में चौथ सदा सरदेश मुखी वसूल किया जाता था दोस्तों। मुक्त की बात हो रही है। प्रांतीय विभाजन का क्रम, प्रांत यानी कि शहर और सूबा, महल यानी कि प्रमुख अधिकारी, तर्फ हवलदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था, गांव यानी मुखिया और पटेल प्रधान होता था। प्रांत, ये याद रखना, प्रांत पीछे प्रांत, उसके बाद महल, फिर तर्फ और गांव होती थी दोस्तों। प्रांत का हेड करता था प्रमुख अधिकारी सर सूबेदार, और महल को करता था सर हवलदार, ठीक है, और ये पटेल प्रधान गांव का मुखिया होता था। समझ रहे हैं। अब आएंगे उनकी भू राजस्व व्यवस्था यानी कि रेवेन्यू सिस्टम पे। क्या था भाइयों, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। ये पूछा जा सकता है, आ सकता है। किसकी? मलिक अंबर। शिवाजी के शासनकाल में भूमि मापन का आधार जरीब यानी कि काठी होती थी। उपज के आधार पर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रारंभ में भूमि कर कुल उपज का लगभग 33% भाग निर्धारित किया गया था, जो बाद में बढ़कर लगभग 40% कर दिया गया। शिवाजी ने अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए अन्य प्रमुख चौथ और सरदेश मुखी को भी आरोपित किया। चौथ की बात करें, पड़ोसी राज्य से वसूल की जाती थी। राज्य की आय का 1/4 होता था दोस्तों। चौथ क्या होती थी? राज्य की आय का 1/4 यानी कि 25% होती थी दोस्तों। 1/4 पड़ोसी राज्य से वसूल की जाती थी और राज्य का 1/4 होती थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या चर्चा होगी इसमें? नेक्स्ट बात होगी, इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण से बचाने की आश्वासन दिया जाता था। सरदेश मुखी, इसकी वसूली भी पड़ोसी राज्यों को ही कर जाती थी। सरदेश मुखी में दोस्तों इसकी वसूली भी पड़ोसी राज्यों से ही की जाती थी, और उस प्रदेश को भूमि कर का 1/10वां भाग होता था। किसका? प्रदेश की भूमि कर का 1/10वां भाग होता था। इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सैन्य प्रशासन की। सैन्य प्रशासन पर चर्चा करेंगे। क्या है? शिवाजी की सेना का प्रमुखता 3 भागों में व्यक्त किया जा सकता था। नौसेना, शिवाजी के पास बड़ी नौसैनिक ताकत मौजूद थी। इनके नौसैनिक अड्डे कोलाबा, कल्याण और भिवंडी नगरों के पास थे। दूसरा, घुड़सवार, शिवाजी के घुड़सवार सैनिकों को 2 भागों में बांटा जा सकता। नियमित घुड़सवार सैनिक, जिसे पागा सेना के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? पागा सेना दोस्तों कहते थे। अस्थायी घुड़सवार सैनिक, जिन्हें सिलहदार के नाम से जाना जाता था। और पैदल सेना को पाइक कहा जाता था दोस्तों। ये याद रखना। अस्थायी यानी कि जो टेम्परेरी थी, उन्हें सिलहदार, और पागा सेना होती थी नियमित घुड़सवार जो रेगुलर रखे जाते थे। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। और पैदल सेना होती थी, इसे पाइक कहते थे। पैदल जो सैनिकों का क्रम है दोस्तों, सैनिक होते थे, सैनिकों के बाद नायक होते थे, सैनिक, नायक, हवलदार, जुमलादार और 1 हजारी और 7 हजारी, ये होते थे पैदल सैनिकों का क्रम। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग का भी काफी महत्व था। इसके अंतर्गत हवलदार यानी कि किले की सुरक्षा, सूबेदार यानी कि नागरिक प्रशासन, एवं कारकुन यानी कि गोदाम अधिकारी आते थे। शिवाजी के पास एक छोटा सा तोपखाना विभाग भी हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब जो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी, देखो शिवाजी के पास जो तोपखाना था वो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, आधारित था मेरे भाई। न्याय प्रशासन पे आते हैं। शिवाजी ने स्वयं अपने स्तर पर एक न्याय व्यवस्था की प्रणाली विकसित की, जिसमें वे स्वयं न्यायाधीश व पंडित राव की सहायता से, क्या करते थे? न्यायाधीश व पंडित राव की सहायता से दोस्तों निर्णय दिया करते थे। और प्रांतीय स्तर पर इसे मजलिस हुआ करती थी। इसका नाम याद रखना। ये निर्णय यानी कि डिसीजन देने वाली, एक तरीके से जस्टिस देने वाली सजा होती थी, जस्टिस देने वाली क्या होती थी? सभा होती थी, मजलिस, जिसे सभा कहा, देखो सभा कहा जाता था। ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में न्यायिक कार्य किया जाता था दोस्तों। ग्रामीण स्तर पर किसमें? पंचायतों में न्यायिक कार्य किए जाते थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग कर दिया? मराठी भाषा का। चौथ और सरदेश मुखी नामक कर प्रणाली जो है किस मराठा शासक के काल में प्रचलित हुई दोस्तों? मराठा शासन के शासनकाल में दोस्तों। मराठा शासन जो सो शिवाजी के शासनकाल में ये प्रचलित हुई। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा? ये अंग्रेज इतिहासकार थे स्मिथ, ये खुद ही डाकू थे, तो उन्हें सब डाकू लगते थे। तो अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने डाकू राज्य की संज्ञा दी शिवाजी के राज्य को। शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के चावर शब्द संबंधित हैं। 120 बीघा, चावर शब्द मतलब है 120 बीघा। संभाजी ने अपना सलाहकार किसे बनाया? कवि कलश को। याद रखना, संभाजी ने कवि कलश को। संभाजी के गुरु थे केशव भट्ट और उमाजी पंडित। संभाजी ने अपनी राजधानी बनाई रायगढ़। शिवाजी की मृत्यु कहां हुई थी? पनाला दुर्ग में। याद रखना, शिवाजी की मृत्यु पनाला दुर्ग में हुई थी। किस मुगल शासक ने संभाजी की हत्या करवाई? औरंगजेब ने दोस्तों। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई सतारा को। खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? खेड़ा का युद्ध दोस्तों साहू व ताराबाई के मध्य हुआ था। ये आपस में ही लड़ रहे थे। संगोला की संधि की बात करें,
1750 में बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के बीच में संगोला की संधि हुई 1750 में। कब? 1750 में संगोला की संधि हुई मेरे भाइयों, बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के मध्य में। देखो बहुत ही फैक्चुअल है ये इन्फॉर्मेशन, सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। इन्फॉर्मेशन इज द एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इज द इन्फॉर्मेशन। इफ यू आर कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिस इन्फॉर्मेशन is on that right note, then you can qualify your exams and you can qualify your success। समझ रहे आप? तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, इसको डाइजेस्ट करो और आगे बढ़ो। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे अब दोस्तों। आते हैं संभाजी पे। 1680 से 89 के बीच में संभाजी की बात होगी। क्या है संभाजी? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के संबंध में विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात 1680 ईस्वी में संभाजी को शिवाजी के अगले उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। संभाजी का जन्म 1657 ईस्वी में साई बाई के गर्भ से हुआ था और जनवरी 1621 में उनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। संभाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। संभाजी के समय में आंतरिक विद्रोह के फलस्वरूप अष्टप्रधान जो शिवाजी का मंत्रिमंडल होता था उसका विघटन हो गया। पूछा जा सकता है, तो संभाजी के समय आंतरिक विद्रोह का फलस्वरूप अष्टप्रधान का विघटन हो गया। इसी कारण संभाजी के शासन में लगातार संघर्ष होता रहा। यूरोपीय शक्तियों यानी कि पुर्तगाली और ब्रिटिश के साथ भी इनका संघर्ष जारी रहा। अंत में अकबर को संरक्षण देने के कारण नाराज औरंगजेब ने, अंत में जो अकबर को संरक्षण देने के कारण, क्योंकि इन्होंने अकबर को संरक्षण दे दिया, औरंगजेब नाराज हो गया, उसने संभाजी की हत्या 11 मार्च 1689 को कर दी। समझ रहे आप? छावा मूवी देखी हुई, उसमें संभाजी का ही कैरेक्टर है जो विकी कौशल ने उसको निभाया दोस्तों। तो संभाजी की हत्या 11 मार्च 1689 को कर दी गई और संभाजी के बाद अगला उत्तराधिकारी हुए राजाराम। समझ रहे आप? अब बात करेंगे राजाराम की दोस्तों। राजाराम का कार्यकाल है 1689 से 1700 तक। संभाजी की मृत्यु के पश्चात उनके सौतेले भाई थे ये राजाराम, मतलब शिवाजी की 2 पत्नियां थी, उनके सौतेले भाई हुए संभाजी के बाद कौन? राजाराम। इनका राज्याभिषेक हुआ 1689 में और औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी। उसके बाद कहां पर हुआ? रायगढ़ में। मुगल आक्रमण के भय से संभाजी रायगढ़ से भागकर जिंजी के गली में शरण लेता है। समझ रहे हैं? ये इतने कमजोर थे, कमजोर लोग नहीं चाहिए भाई उधर। लेकिन जब 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी पर घेरा डाला, तब उसने वहां से निकलकर सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी बनाई और 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब लड़के मरना होता था, लेकिन इन्होंने कैसे लड़े कैसे मरे पता नहीं। अब बात करेंगे ताराबाई की दोस्तों। राजाराम के बाद आते हैं ताराबाई पर चर्चा करेंगे। 1700 से लेके 7 तक, 1700 से लेके 1707 तक मेरे भाई। राजाराम की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र, तो राजाराम के बाद कौन? ताराबाई। राजाराम की पत्नी ताराबाई थी और उनका अल्पवयस्क यानी कि अंडर एडल्ट उनका पुत्र था शिवाजी सेकंड, उसका शासक बनता है। तो उनका ताराबाई का बेटा था शिवाजी सेकंड और राजाराम और ताराबाई का बेटा था शिवाजी सेकंड, वो शासक बनता है और राजाराम की पत्नी ताराबाई उसकी सरचिका बनकर शासन करती हैं और मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ दोस्तों। अब उसके बाद 1707 से 49 तक आते हैं साहू जी। मतलब 7 साल ताराबाई ने हिसाब किताब चलाया, उसके बाद आए साहू जी। 7 से लेकर 49 करीब 42 ईयर्स। उत्तराधिकार को लेकर संभाजी के पुत्र साहूजी और ताराबाई के बीच संघर्ष हुआ। अब ये संभाजी के पुत्र थे और संभाजी किसके बेटे थे? शिवाजी के। और शिवाजी के बेटे थे संभाजी, संभाजी के पुत्र साहूजी और संभाजी के भाई जो राजाराम थे उनकी पत्नी थी ताराबाई, उनके बेटे थे शिवाजी सेकंड। ठीक है, तो ये थे संभाजी जो पहले बेटे थे, उनके पुत्र साहूजी। उनके बीच में ताराबाई के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें साहू विजयी रहे और उन्होंने अपनी राजधानी सतारा में बनाई दोस्तों। 1708 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया गया। उत्तराधिकार का संघर्ष वारना की संधि, याद रखना, 1731 में 1731 में हुई वारना की संधि के बाद समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार मराठा राज्य के उत्तरी भाग पर, याद रखना, तो मराठा राज्य के उत्तरी भाग पर दोस्तों ऐसे करके नॉर्थ वाले इलाके पर ये साउथ, उत्तरी भाग पर साहूजी तथा दक्षिणी भाग पर संभाजी सेकंड का अधिकार हो गया। यहाँ पर हो गया संभाजी सेकंड और यहाँ पर हो गए साहूजी। साहूजी ने अपनी सेना को संगठित करके इसकी जिम्मेदारी बालाजी विश्वनाथ को दे दी। ये पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा। इसी के बाद यह पेशवा का पद वंशानुगत होता चला गया और बालाजी और उनके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। सारी शक्ति इनके हाथ में केंद्रित हो गई। अब बात करेंगे संभाजी के बाद, संभाजी थे ना, हाँ नहीं साहूजी, साहूजी के बाद बात करेंगे राजाराम सेकंड की भाई। 1749 से 50 1 साल। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी सेकंड के पुत्र राजाराम सेकंड को छत्रपति बनाया गया। अब शिवाजी सेकंड के बेटे आ गए राजाराम सेकंड। 1750 ईस्वी में राजाराम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच संगोला की संधि हुई, याद रखना। 1750 में संगोला की संधि हुई
और संगोला की संधि राजाराम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच हुई। इस संधि के अनुसार मराठा शक्ति के वास्तविक नेता पेशवा बन गए। शिवाजी का उत्तराधिकारी देख सकते हो संभाजी, उसके बाद राजाराम, उसके बाद ताराबाई, फिर साहूजी, फिर राजाराम सेकंड 4950 तक। उसके बाद आता है दोस्तों पेशवाओं का शासन। पेशवा के उत्थान से मराठा इतिहास का दूसरा चरण आरंभ होता है। अब मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में ले चुका था, साम्राज्य का रूप मराठे ले चुके थे। अब आते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो सबसे पहले पेशवा थे 1713 से 20 तक। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण थे। उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था और 1713 ईस्वी में साहू ने उन्हें पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति के विस्तार के लिए मुगलों के आंतरिक विद्रोह का फायदा उठाया और उसने संयत बिंदुओं के साथ एक संधि की, जिससे साहू को महाराष्ट्र और साहू के द्वारा विजित प्रदेशों का स्वामी बना दिया गया। उसे दक्कन के 6 सूबों की चौथ व सरदेशों की वसूलने का अधिकार मिला। इसके बदले साहू को मुगलों की सहायता करने के लिए लगभग 15,000 घुड़सवार सैनिक और मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देने पड़ते थे साहू महाराज को। अब आते हैं बालाजी विश्वनाथ के साथ बाद बाजीराव प्रथम दोस्तों 1720 से 40 तक। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका 20 वर्षीय बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का बाजीराव प्रथम को दोस्तों शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम के समय मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उन्होंने मराठा शक्ति के विस्तार की नीति अपनाई तथा कृष्णा से अटक उड़ीसा तक उसका नारा दिया। कहां से? कृष्णा से अटक उड़ीसा तक का नारा दिया। निजाम से संघर्ष हुआ। दक्कन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बाजीराव प्रथम ने निजाम से लगातार संघर्ष होता रहा। 1728 में हुआ पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव ने निजाम को पराजित किया। तत्पश्चात निजाम को मजबूरी में मराठों को चौथ और सरदेश मुक्ति देना पड़ा। बाजीराव फर्स्ट मुगल सत्ता के पतन से परिचित था दोस्तों, और यह विचार वो परिचित थे। यह विचार दिया कि हमें इस जर्जर वृक्ष के जड़ पर प्रहार करना चाहिए और शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये आपने बाजीराव जो मस्तानी है ना, बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी होगी, उसमें ये सारी बातें गिवन है। अब विजय अभियान की बात करते हैं। गुजरात में भी मराठों का अधिकार 1738 ईस्वी में हो जाता है। तत्पश्चात वहां की चौथ और सरदेशों की वसूलने का भी अधिकार प्राप्त होता है। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर यहाँ के सूबेदार गिरधर बहादुर को अमजेरा के युद्ध में पराजित किया। तो 1728 में मालवा पर आक्रमण किया और वहां का सूबेदार था गिरधर बहादुर, उसको अमजेरा के युद्ध में पराजित कर दिया। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को। पालखेड़ा का युद्ध कब किसके बीच हुआ? 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम व निजाम उल मुल्क के बीच में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी में। अमजेरा का युद्ध हुआ दोस्तों 1728 में। दुरई सराय की संधि हुई 1738 में, याद रखना। और नाना साहिब के नाम से किस मराठा शासक को जाना था? बालाजी बाजीराव। तो ये बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, याद रखना। झलकी की संधि किसके मध्य हुई? हैदराबाद व निजाम व बालाजी बाजीराव के बीच। किसके बीच? हैदराबाद के निजाम व बालाजी बाजीराव के बीच। पेशवा माधवराव की मृत्यु 1772 में। पेशवा नारायण राव की हत्या किसने की दोस्तों? रघुनाथ राव ने। सूरत की संधि हुई 1775 में। और तालगांव की कब युद्ध हुआ? 1779 से 1779 में। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बना बाजीराव द्वितीय दोस्तों। नॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बात करेंगे बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक दोस्तों। क्या है? पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव से नाना साहब के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध हुए। बालाजी बाजीराव पेशवा बने। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और मराठा शासक राजाराम सेकंड के मध्य संगोला समझौता हुआ। समझौते के अनुसार राज्य के संपूर्ण हिस्से पर पेशवा बालाजी बाजीराव का अधिकार हो गया। बालाजी बाजीराव ने अपने साम्राज्य विस्तार क्रम में मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। 1751 ईस्वी में बंगाल के नवाब उड़ीसा मराठा को सौंपना पड़ा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी से 1761 तक दोस्तों। 14 जनवरी 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों। बालाजी बाजीराव के समय यहाँ की प्रमुख घटना हुई। यह युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की शक्ति का आघात पहुंचा। पानीपत की तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया कि अब भारत पर मराठे शासन नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं माधवराव दोस्तों, क्योंकि अगर ये यूनाइट होते ना तो अहमद शाह अब्दाली को अहमद निकाल देते और अब्दाली कर देते, बट हुआ नहीं। ये यूनिटाइड नहीं थी सारी, ये यूनाइट नहीं थे। सिंधिया अलग काम कर रहे थे, सब अलग अलग काम कर रहे थे। माधवराव के शासन में मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से वापस आने पर उसके चरम पर आ जाती है दोस्तों। माधवराव के शासन में उसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को 14 दिन के लिए बाध्य किया। किसने? माधवराव ने।
मुगल बादशाह उस समय शाह आलम सेकंड ने दोस्तों 1772 ईस्वी मराठा की सदस्यता स्वीकार कर ली। समझ रहे हैं आप, जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था 1772 ईस्वी में माधवराव क्षय रोग से, जो टीबी होता है ना क्षय रोग, उससे मर गया। इसकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। बात करेंगे नारायण राव 1772 से 76। माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन जल्द ही रघुनाथ राव सत्ता की लालच में नारायण राव की हत्या कर देता है। कौन? रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या कर देता है। अब बात करेंगे माधव नारायण राव 1774 से 95। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका बेटा माधव नारायण राव पेशवा बना। पुणे से माधव नारायण राव और रघुनाथ राव के समर्थकों के बीच संघर्ष चला रहा था। इस समय नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों द्वारा ताराबाई परिषद का गठन होता है। दोस्तों नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने क्या किया? ताराबाई परिषद का गठन किया। इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ। इस युद्ध में 7 वर्षों तक चलता रहा। अंत में सालबाई की संधि 1782 के साथ युद्ध विराम हुआ। दोस्तों सालबाई की संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों तक शांति प्रदान की। इस समय उत्तर के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता महादजी सिंधिया का उद्भव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक स्वतंत्र राजा स्वीकार किया। महादजी सिंधिया ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए यूरोपीय वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया। दोस्तों याद रखना। और उसने शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। वह नाना फडणवीस द्वारा नियंत्रित क्षेत्र पूना में भी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए 1792 ईस्वी में दक्षिण की ओर बढ़ चुका था। दोस्तों समझ रहे हैं, ये सारी कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट। 12 फरवरी 1794 को सिंधिया की मृत्यु हुई। दोस्तों ज्वर से यानी फीवर से पीड़ित होने के कारण हो गई। अक्टूबर 1795 में नाना फडणवीस की मानवा ने शासन से तंग आकर पेशवा माधवराव नारायण राव आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों समझ रहे हैं, तो नाना फडणवीस के शासन से तंग आया ये पेशवा माधवराव नारायण राव आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद अगला पेशवा बनता है बाजीराव सेकंड। दोस्तों अब बाजीराव द्वितीय की कहानी पढ़ेंगे 1795 से 1818 ईस्वी तक। देखो बहुत इंपोर्टेंट डेटा है, बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं बाजीराव द्वितीय 1795 से 1880 तक। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। तो बात करेंगे बाजीराव द्वितीय दोस्तों, ठीक है। तो माधव नारायण राव के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य बेटा था। दोस्तों माधव नारायण राव के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, ठीक है। उसने सिंधिया के साथ मिलकर जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। सिंधिया के साथ, जो सिंधिया ग्वालियर में रहते हैं। होलकर कहाँ के हैं दोस्तों? नागपुर के हैं। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर सिंधिया व पेशवा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। समझ रहे होलकर कितने पावरफुल थे। उन्होंने सिंधिया व पेशवा की संयुक्त सेना को पराजित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीर में शरण ली। इसी के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है दोस्तों, और जिसमें अंग्रेज विजयी रहते हैं, क्योंकि ये आपसी मतभेद इतना था मराठाओं में कि अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में विजयी भवा हो गए। तो द सिंधिया और होलकर और भोसले के अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। देखो आपस में लड़ोगे तो तीसरा कोई मलाई खाएगा ही ना भाई, तो अंग्रेज यहां से मलाई खा गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पेशवा का पद उन्होंने समाप्त हो गया। दोस्तों पेशवा का पद समाप्त हो गया और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। दोस्तों पेशवा शासक का क्रम देखो, ये आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों आया है, आप देख सकते हो यूपी पीसीएस 2025 12 अक्टूबर को। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना पीसीएस 2025 में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मराठा साम्राज्य के पतन के कारण। देखो मराठा सरदार वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने में असफल रहे। वो अपनी जो उनकी कन्वेंशनल टैक्टिक्स थी उन्हीं पर लड़ते रहे, यानी कि उनकी जो अपनी खुद की जो बनाई हुई टैक्टिक्स थी, यानी कि रणनीतियां थी और जो वो जानते थे उसी से लड़े। मराठा व्यापार और उद्योग में भी भागीदारी नहीं कर सके, जिससे एक फाइनेंस की नीड हर जगह होती है, जिससे उन्हें फाइनेंस में हेल्प मिले। मराठा को कालांतर में योग नेतृत्व का भाव मिला। बाद में उन्होंने बहुत लचीले और बेकार मतलब पेशवारी आने लगे। मराठा की सैन्य ताकत में भी वैज्ञानिक पद्धति का अभाव दिखा, ये ऊपर बता चुके हैं। मराठा शासक अपनी राजस्व प्रणाली एवं शासन में मुगल तरीकों का ही प्रयोग लाए। ये मुगलों को ही फॉलो करते थे रेवेन्यू सिस्टम में, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अपना खुद कुछ नहीं बनाने की कोशिश की। उनकी अपनी स्वयं की कोई पद्धति विकसित नहीं हो पाई थी, इसलिए भी भाई ये पिछड़ गए मराठे। और बात करेंगे अब आगे नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है। क्या है, अब आता है भारत पर ब्रिटिश अधिकार। दोस्तों ये होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, भारत पर ब्रिटिश अधिकार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इससे पहले रिक्वेस्ट सबसे यही है दोस्तों, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, मराठी कंप्लीट हो गए। सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये हमारा आपके लिए एक प्यार है और आपका हमारे लिए सपोर्ट बना रहे, ये जरूरी है। हमारे लिए मोरल सपोर्ट जरूरी है और आपके लिए एजुकेशन सपोर्ट जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस।